सनातन धर्म था नहीं, हिंदुइज्म था नहीं, भगवान था नहीं, तो इसके अंश हर जगह कैसे मिलते? उदाहरण के तौर पे एक बार आज से कुछ वर्ष पहले जब अफगानिस्तान में खुदाई करी तो उन्हें मिले कुछ गोल्ड कॉइन्स। उन गोल्ड कॉइन्स को कार्बन डेट किया गया और सारी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस निकाले गए। पता चला वो 3 से 4 हजार वर्ष पुराने। उधर 2 तरीके के कॉइन्स निकाले। आप उन कॉइन्स के ऊपर क्या बना था मैं बताता हूँ। एक कॉइन के ऊपर एक बलशाली इंसान बना हुआ है जिसके हाथ में एक हल है, जो फार्मर के पास होता है हल है, ठीक है। और दूसरे कॉइन में एक बहुत वेल ड्रेस्ड इंसान जो बिल्कुल किंग जैसा लग रहा है और उसके ऊपर एक चक्र बना हुआ है। सो कृष्ण और बलराम। साइंटिस्ट लोगों ने, हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता करने की कोशिश करी कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहां पर है। आप लोगों को क्या लगेगा? इंडिया में। ऑब्वियसली इंडिया के अलावा और कहीं होगा? इंडिया में है ही नहीं, वो कंबोडिया में है, अंकुर वट। सेकंड तो इंडिया में होना चाहिए। हाँ। जो सेकंड सबसे पुराना सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल सनातन धर्म का जो चिन्ह है वो यूएसए न्यू जर्सी में है, स्वामीनारायण टेम्पल। ओह, फर्स्ट और सेकंड दोनों इंडिया में नहीं है। विष्णु जी किस चीज का प्रतीक होते हैं? पैसा, कैपिटल। क्योंकि उनकी वाइफ कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी इज मेन गॉडेस ऑफ वेल्थ। विष्णु जी को प्रसन्न करते हो तो आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर रहे हो। जब भी हम बात करते हैं अंबानी की, जब भी बात करते हैं बड़े बड़े उद्योगपति की, वो सबसे ज्यादा डोनेशन या सबसे ज्यादा पूजा करने कहाँ जाते हैं? साउथ। और साउथ में वो जिन टेम्पल्स में जाते हैं उनके मेन भगवान कौन है? विष्णु। यूएसए में जिस मंदिर की बात कर रहे हो उधर मेन टेम्पल कौन से हो गए? विष्णु जी के। कंबोडिया की बात करें वहां पर कौन हो गए? विष्णु। तो सबसे पहला लेसन है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी जो पैसे के आगे सर झुका रही है, द ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड लॉर्ड विष्णु, उनके सामने नतमस्तक हो रहा है। इजिप्ट जाते हैं। इजिप्ट में जाके वहां के सिविलियन से पूछेंगे आपके सबसे बड़े भगवान कौन थे, आपके सबसे बड़े राजा कौन थे? रामसिस। जब वहां पर इजिप्ट में खुदाई करी गई 342 स्टैचूज मिले। उस स्टैचूज की जब एनालिसिस करी गई, विदेशियों ने करी, और उन्होंने पता करा कि भाई ये किस वंशज के हैं, इनको क्या कहा जाएगा, तो उन्होंने निकाला उनकी स्ट्रक्चर से, उनके इंस्क्रिप्शन से कि इसका नाम है राम सिनोटिस। और वो बेसिकली क्या था? राम सीता मिक्स। भगवान को एक फिगर के हिसाब से ज्यादा सीखने के हिसाब से आप देखो। जब हम जय श्री राम बोलते हैं, हम प्रेम से भी तो बोल सकते हैं जय श्री राम, क्योंकि श्री राम केवल वॉरियर रूप नहीं थे। वॉरियर रूप साउथ जाते जाते हुए, क्योंकि उसके बाद श्रीलंका पे लड़ने गए ये, वो पुरुषोत्तम भी थे। वो थे जिन्होंने झूठे बैर भी खाए थे। वो थे जिन्होंने लोगों को बचाया भी था। वो थे जिन्होंने बहुत विनम्र तरीके से लोगों से बात भी करी थी। बट हमने सिर्फ एक वॉरियर ले लिया कि रावण से लड़े, जय श्री राम। पहली चीज, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम कस्टमाइज्ड वे में रिलीजन और कल्चर को अपने हिसाब से बदल। ज्योग्राफी का नॉलेज रखने वाला पहला व्यक्ति पता है कौन था? सुग्रीव ने जब माता सीता को राम जी की पूरी टुकड़ी ले जाने वाली थी, सुग्रीव ने बैठे बैठे बताया था कि आप नॉर्थ में जाओगे, इस एरिया में जाओगे, इधर बहुत ठंड होगी, इस तरफ इतना पत्थर होगा, इस तरफ ये चीज होगी, साउथ में ये होगा, उस तरफ मत जाना, अंटार्कटिका वहां पर बहुत बर्फ है। ये सारी चीजें बैठे बैठे बिना इंटरनेट के वो कैसे बता रहे थे? जीपीएस भी नहीं था, सुग्रीव ने कैसे बताया? और ये 14,000 वर्ष पहले कैसे बता दी? इसका मतलब कुछ तो बात हो। आप ये सोचिए, केदारनाथ एक ऐसा टेम्पल है जो एक समय पे 400 साल तक बर्फ के अंदर था, और उसके बाद भी जो वो बर्फ मेल्ट हुई एज इट इज है। कैसे संभव है कि एक मंदिर है जहां पर एक बूंद सीमेंट का नहीं लगा था, एक बूंद प्लास्टर का नहीं लगा था, इंटरलॉकिंग सिस्टम से उस समय से, इतने हजारों साल से वो उस मंदिर को स्टेबलाइज किया गया है। जिस तरह के पत्थर यूज किए गए, 30 किलोमीटर दूर उस तरह के पत्थर मिलते हैं। 30 किलोमीटर से इतने मोटे मोटे 100 टन के पत्थर ऊपर लेके कैसे जा सकते हैं इंसान? ये कोई सोच नहीं पाता। केदारनाथ एक ऐसा टेम्पल है जो एक समय पे 400 साल तक बर्फ के अंदर था, और उसके बाद भी जो वो बर्फ मेल्ट हुई एज इट इज है। कैसे संभव है कि एक मंदिर है जहां पर एक बूंद सीमेंट का नहीं लगा था, एक बूंद प्लास्टर का नहीं लगा था, इंटरलॉकिंग सिस्टम से उस समय से, इतने हजारों साल से वो उस मंदिर को स्टेबलाइज किया गया है। जिस तरह के पत्थर यूज किए गए, 30 किलोमीटर दूर उस तरह के पत्थर मिलते हैं। 30 किलोमीटर से इतने मोटे मोटे 100 टन के पत्थर ऊपर लेके कैसे जा सकते? अभी भी हम एक पुराने कैंपेन पे चल रहे हैं, सैडली, इनक्रेडिबल इंडिया। इट्स हाई टाइम कि हम दूसरी चीजें प्रमोट करें। लेट्स साइकिल इन इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? फुटपाथ नहीं है, लोग रोडों पे चल रहे हैं, गाड़ियां फुटपाथों पे भी चल रही हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स पे मोटरसाइकिलें चल रही हैं, जो भी सिटीज में थोड़ी बहुत साइकिलिंग ट्रैक्स है। वेयर इज इट? इंफ्रा कहाँ है? जहां पर इंफ्रा है वहां से चालू कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट चंडीगढ़, पीपल आर गेटिंग हेल्थ कॉन्शियस, एंड व्हाट इफ वी मेक इट अ हैबिट कि एवरी संडे लेट्स डू साइकिलिंग। जितने लोग कर सकते हैं, करेक्ट। देखो, मैं ना 3 स्ट्रक्चर पे बोलता हूँ। सबका सोल्यूशन मेरे को लगता है हर 3 स्ट्रक्चर पे होता है। पहला एजुकेशन, दूसरा इनोवेशन, और तीसरा एग्जीक्यूशन। एजुकेशन हमको पहले इम्पार्ट करनी,
Innovation also incorporates everything, not just policies, but even the infra. We have to now think innovation on every level. How factories can be imposed with certain bans जो उनको stop करे from polluting the environment. How we can actually induce or we can excite the people to use more of cycling. How we can tell them to use less of normal vehicles and more of public transport. How we can increase the number of public transport so that it becomes easier and feasible. तो ये तो innovation वाली बात आई. एंड तीसरा एग्जीक्यूशन में इम्पोजिशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आल्सो. पेनल्टी तो भैया प्रॉपर पेनल्टी.